हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। तो आज हम करेंगे चैप्टर मनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब कि मीनिंग क्या है मनी का और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो मनी अब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड बियॉन्ड। ठीक है, मनी को क्या मानते हैं हम? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि हम किसी चीज़ के बदले हम मनी एक्सचेंज में देते हैं। जैसे हमें टॉफ़ी खाना है तो हम टॉफ़ी के बदले मनी देते हैं शॉपकीपर को, तो वो उसके बदले हमें टॉफ़ी देता है। ठीक है, तो इसको क्या मानते हैं? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका ओरिजिन कैसे हुआ था मनी। Origin of money is related to the need to facilitate exchange. Therefore, money is generally defined as things that commonly accepted as a medium of exchange. देखो, पहले के ज़माने में हमें भी पता है कि क्या होता था कि जैसे हमें कुछ चाहिए होता था तो उसके बदले, जैसे मेरे पास मैं गाजर बेचती हूँ और वो जूता बेचता है, तो मैं अपने गाजर उसको दे दूँगी जूते के बदले। ठीक है, तो मतलब जैसे पहले ऐसा होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पास है। चाहे वो उसको चाहिए होगा लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे कि अगर एक जूता भी हम मानते हैं तो जूते की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गाजर। गाजर कितना सस्ता होता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे ही चेंज करते थे। ठीक है, तो मतलब इससे एक प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता था। इसलिए हमारे इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, ताकि हम एक मतलब एग्जैक्ट, मतलब कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सके कि इसके बदले तुम्हें यही देना पड़ेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह मनी का इवोल्यूशन हुआ था। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। Money is what money does it define as the instruction that serves as a medium of exchange, store of value, measure of value and standard of for the deferred payment। ठीक है, मनी को क्या मानते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसकी एक वैल्यू है और मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। कोई भी एक डिफर पेमेंट होता है किसी भी पेमेंट के लिए, इसकी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसकी एक वैल्यू है। हर मनी की अपनी वैल्यू, 10 रुपए की 10 रुपए लाइक वैल्यू है, 20 रुपए की 20 रुपए लाइक वैल्यू, 100 रुपए की 100 रुपए लाइक वैल्यू एंड 1000 रुपए की 1000। तो जितना बड़ा मनी उतनी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये सब वैल्यू अब मनी अपने अपने अंदर एक वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है, कुछ फंक्शंस है मनी के। मनी एज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अभी बताया मनी कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसकी एक वैल्यू है। मनी इज अ मेजर ऑफ मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो मार्केट का प्राइस होता है उसके हिसाब से मनी हम मेजर करते हैं। जैसे 10 रुपए का सामान तो 10 रुपए ही हम देंगे। ठीक है, 20 रुपए नहीं देंगे। ठीक है, मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। देखो, जैसे हाँ, मनी का इवोल्यूशन करने का एक और बहुत बड़ा रीज़न था कि जैसे हमारे फॉरेन, जैसे हमने अभी देखो, अभी क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई आज तू मेरा पैसा दे दे, मैं तुझे कल दे दूंगा। तो ये चीज़ हम एक्सचेंज सिस्टम में नहीं कर सकते थे, जिसमें कि हम जैसे अगर हम एक सामान के बदले दूसरे सामान ले रहे तो उसमें हम फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर पाते थे। लेकिन मनी में हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं कि भाई आज तू मेरा दे दे, कल मैं तेरे को दे दूंगा। या फिर तो देखा है कि कई कई बड़ी डील्स होती हैं, उनकी पेमेंट्स कितनी बाद में होती हैं। हमारी सैलरी देख लो, वो कितनी बाद में होती है, उस टाइम ही नहीं हो जाती है कि मैंने आज काम किया तो आज ही मिल गई। ऐसा नहीं होता, 1 महीने बाद मिलती है हमें। तो वही होता है कि फ्यूचर पेमेंट्स के लिए मनी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर मनी नहीं होगा तो फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, हमें उसी टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है व्हाट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज सिस्टम एक्सचेंज सिस्टम विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? गुड्स फॉर एक्सचेंज, मतलब मैंने अभी बताया कि पहले के ज़माने में होता था ना कि सामान के बदले सामान बदल लो, कि मेरे पास ये सामान है, तुम्हारे पास ये सामान है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत, तुम अपना दे दो मैं अपना दे दूँ, तो ऐसा चेंज हो जाता है। इसको पता है कि और क्या कहते हैं? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की मतलब, मैंने यह इसके पास क्या है? शूज़ है, और इसके पास क्या है? इसके बाद कैरेट है। ठीक है, तो मतलब डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट कि इसको कैरेट चाहिए, इसको शूज चाहिए। तो मतलब डबल को इंसिडेंस, मतलब को इंसिडेंस हुआ कि दोनों को ही एक दूसरे का सामान चाहिए और वो दोनों एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं और फिर
एक दूसरे को सामान मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ अमाउंट। फिर आता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, लिखा है ये बार्टर सिस्टम है, ठीक है। ड्रॉबैक्स है कुछ बार्टर सिस्टम के। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, देखो मैंने पहले भी बताया कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब कि अगर कैरेट, मैंने बताया ना गाजर का भाव कितना सस्ता है, लेकिन शूज़ का भाव क्या पता सेम ना हो, लेकिन इनको चाहिए तो एक दूसरे से दे देते हैं, लेकिन दोनों में वैल्यू का फर्क आ जाता है कि इसकी चीज़ महंगी होने में भी उसने उतने सस्ते में ही बेचा, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बहुत होता है। डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट, हम बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकते। डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हम वो पैसे सेव भी नहीं कर सकते और ट्रांसफर मतलब, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं बार्टर सिस्टम में, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। 4 फॉर्म्स ऑफ मनी है। पहले है फेट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, ठीक है, फेट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। एंड दूसरा है फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। देयर इज अ 4 टाइप ऑफ मनी। पहले हम पढ़ेंगे फेट मनी एंड fiduciary money. Fiat money refers to the money which issued by the order authority government. It includes all notes and coins which is people in the country legally bound to accept a medium of exchange. ठीक है। fiat money वो मनी होता है जो हमारी गवर्नमेंट इशू करके देती है, जो आरबीआई हमें इशू करके देती है, जो नोट हो गए, कॉइन्स हो गए, ठीक है। जो भी नोट और कॉइन्स होते हैं ना, देखो नोट एंड कॉइन्स जो भी होते हैं वो हमारे फेट मनी में आते हैं, जो हम लीगली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। Fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between pay and payees. For example, check are the fiduciary man. These are accepted as a medium of payment on the basis of trust, not the basis of order of government. ठीक है। देखो fiduciary money वो मनी होता है जैसे कि मैंने जैसे हमने देखा ना स्कूल में कैश प्राइज मिलता है, तो कैश प्राइज किस में मिलता है, वो चेक दे देते हैं, जिसको चेक देना होता है वो चेक दे देते हैं, ठीक है, चेक दे देते हैं। तो चेक में क्या होता है कि ये नोट और कॉइन नहीं है जो हमारे गवर्नमेंट ने निकाला, ये नोट और कॉइन नहीं है, ये क्या है, चेक है। तो ये क्या हो जाता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ये पेयर और पेईस के बीच में होता है, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में ही है। मैंने आपको चेक दिया तो ये मेरे और आपके बीच में, इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता। ये होता है कि मैं इस चेक से ले जाके बैंक से पेमेंट कर सकती, बैंक से पैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मनी, इसे क्या कहते हैं, जो ट्रस्ट होता है पेयर और पेई के बीच का ट्रस्ट का जो मनी होता है उसको कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। मतलब मोस्टली एग्जाम्पल चेक में ले लेना, ठीक है, समझ आ गया। फेट मनी क्या होता है, कॉइन्स और नोट्स जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने और इशू कर रखे हैं। फिड्यूशियरी मनी वो होता है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेज एंड पेईज, ठीक है। और उसका मेन एग्जांपल ले लेना चेक फिड्यूशियरी मनी में होता है, क्योंकि वो एक हमारे मतलब ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया होता कि तुम चेक ही यूज करोगे, लेकिन नोट और कॉइन्स तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो फिड्यूशियरी मनी को करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी, ठीक है। फुल बॉडेड मनी क्या होता है और क्रेडिट मनी क्या होता है। फुल बॉडेड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज पर दीज इशूड, ठीक है। जैसे ₹1 कॉइन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर कमोडिटी वैल्यू एंड हाँ देखो ये बोल रहे हैं कि जो फुल बॉडेड मनी होता है कि वो मनी होता है इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। उसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, जैसे ये देखो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था ना, जब ब्रिटिश थे तो जो कॉइन्स थे ना दे आर मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है। किसके बनते थे, सिल्वर के। सिल्वर क्या होता है, चांदी के कॉइन्स बनते थे, लेकिन उसकी एज अ मनी वैल्यू कितनी थी, ये चांदी का कॉइन है लेकिन इसकी मनी वैल्यू कितनी है, ₹1। तो इसको ₹1 जैसा ही यूज करेंगे, मतलब ₹1 की जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये मार्केट चेंज हो चुका है। अब अगर हम चांदी का ₹1 का कॉइन लेके जाएंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एक, मतलब अगर उस पर ₹1 भी लिखा होगा तब भी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वो एक सिल्वर है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि फुल बॉडेड मनी वो होता है कि जितना उस मनी पे, उस कॉइन पे, चाहे वो सिल्वर का ही क्यों ना उस पे लिखा, उसी की वैल्यू होती है जितना उस पर। अगर वो ₹1 का कॉइन लिखा हुआ तो ₹1 का कॉइन होगा, ये रादर कि वो सिल्वर का बना है या गोल्ड का बना हो, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी विच मनी वैल्यू मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल एंड द कॉइन मेड अप ऑफ इज द in the India obvious are lower than the value of money and rupees coin. Otherwise people who metal the coin sold the metal in the market the price of greater than 1 rupees। ठीक है, इसमें भी यही कह रहा है कि क्रेडिट मनी क्या होता है। जैसे कि बोलते हैं कि क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। उसकी मनी की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी कमोडिटी से। जैसे मार्केट में मेटल का भाव आपको पता है ना, मेटल का प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप 1 किलो मेटल लेके जाएंगे तो उसका भी मतलब आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मेटल का कॉइन बना के उस पर 1 रुपये लिखेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मार्केट में लोग क्या करेंगे, उसको 1 रुपये में बेचेंगे। बेवकूफ़ नहीं है लोग, वो क्या करेंगे कि वो जाके मार्केट में उसके मेटल के भाव पे उसको बेच देंगे। ठीक है, और उसको 1 रुपये जैसा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो होता है क्रेडिट मनी। और फुल बॉर्डेड मनी वो होता है जो मैंने बताया, सिल्वर इशूइंग द मार्केट सिल्वर कंटेन कॉइन वॉज द इक्वल टू ₹1। मतलब कि जितने रुपए लिखी हुई है उतने की ही वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती। इवन अगर वो सिल्वर कॉइन ही क्यों ना हो, अगर सिल्वर कॉइन इंडिया में इशू होता और उसमें 1 रुपये लिखा होता कि ये 1 रुपये का कॉइन है, तो वो 1 रुपये में ही बेचा जाता, मतलब कि 1 रुपये की ही वैल्यू होती। ठीक है, तो वो कह रहे कि जितना उस कॉइन पे लिखा होगा उतने का ही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। हमने दो पहले पढ़े फेट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, उसके बाद हमने पढ़ा फुल बॉर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी। उसके बाद आता है सबसे मेन क्वेश्चन, हु सप्लाइज मनी। मनी सप्लाई कौन करता है। फर्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये 3 है जो हमारे मनी को सप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है in India, RBI is the principal supplier of money. RBI issue currency on the basis of minimum reserve system. Under the system, this system, Reserve Bank maintain minimum reserve of 200 crore to form of gold or the foreign security in this reserve। ठीक है, देखो जो हमारा मेन सप्लायर ऑफ मनी होता है ना, वो कौन है, आरबीआई। आरबीआई प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी है जो करेंसी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में जो रिजर्व बैंक है ना, वो एक मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और कोई फॉरेन इनसिक्योरिटीज का रखता है। ठीक है, ठीक है, वो 200 करोड़ का देता है, लेकिन वो जो गोल्ड होता है वो मस्ट बी 115 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, तो वो उससे इशू करता है हमारे करेंसीज, आरबीआई। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड and I will catch you in next one. Bye bye.